नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। एक आप सभी के लिए न्यूज़ है कि मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर के अंदर जो है जयपुर के अंदर एक पटिशन दायर की गई थी, जिसमें कोर्ट ने फैसला दिया है कि जिन अभ्यर्थियों के पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है वो भी आवेदन कर सकते हैं। उसकी डेट जो है अनाउंस हो जाएगी जल्दी। आज हम पढ़ेंगे जो है इंजन की परफॉर्मेंस पैरामीटर्स जो होते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं हर बार, उन सभी के बारे में हमें देखना है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो हमारे पास इंजन के अंदर हम ये देखते हैं टीडीसी, बीडीसी, इसके स्ट्रोक लेंथ होती है यहाँ तक, और ये होता है वीसी क्लियरेंस वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम हम निकालते हैं वीएस, जिसे हम स्वेप्ट वॉल्यूम भी कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, पाई बाई 4d स्क्वायर इंटू एल। एल यहाँ पे स्ट्रोक लंबाई है, डी है अपने पास जो है डायमीटर ऑफ सिलेंडर। अब देखिए, सिलेंडर के अंदर जो है इस स्थान पर जो भी IHP उत्पन्न होगा उसका कुछ भाग जो है घर्षण के कारण नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पिस्टन सिलेंडर में चलेगा तो यहाँ पर FHP फ्रिक्शनल हॉर्स पावर जो है नष्ट हो जाती है, जिसे FP भी कहते हैं। और जो क्रैंकशाफ्ट पर हमें मिलती है वो होती है हमारे पास ब्रेक हॉर्स पावर, या इसे शॉर्ट में हम BP भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। देखिए, फ्यूल की एनर्जी थी इतनी, फ्यूल जब बर्न होता है तो उससे इतनी एनर्जी डेवलप होती है, तो उस एनर्जी के कारण जो IHP डेवलप होगा वो ये होगा, BHP जो डेवलप होगी वो ये होगी। तो इसलिए फ्यूल एनर्जी के कारण जो लॉस हो रहे हैं यहाँ पर IHP, वो है डेल्टा लॉस फर्स्ट और ये है डेल्टा लॉस सेकंड। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं IHP, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। इंडिकेटेड हॉर्स पावर वीडियो पूरी देखना बच्चों, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ है। IHP, BHP, मोर्स टेस्ट, जो विलियम्स लॉ ग्राफ है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। अब देखिए, IHP क्या होती है? सिलेंडर के अंदर जो पावर उत्पन्न हो रहा है, सिलेंडर के अंदर जो पावर उत्पन्न हो रही है वो होती है हमारे पास IHP। और IHP जो होती है, इसको ज्ञात करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इंडिकेटर डायग्राम। IHP जो है इंडिकेटर डायग्राम जो होता है उसके द्वारा हम जो है ज्ञात करते हैं। इंडिकेटर डायग्राम जो है, इसका जो एरिया मेजरमेंट किया जाता है उसको यूज करते हैं हम प्लैनीमीटर से। इसके लिए प्लैनीमीटर का हम यूज करते हैं इंडिकेटर डायग्राम का एरिया ज्ञात करने के लिए। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, इंडिकेटर डायग्राम से हम ज्यादातर सबसे ज्यादा क्या निकालते हैं? पी मीन, यानी कि मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है उसको ज्ञात किया जाता है। मीन इफेक्टिव प्रेशर को निकालने के लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर डायग्राम। यहां तक समझ में आ गया आपके सभी के? अब देखिए, IHP जो होती है हमारे पास, इंडिकेटेड पावर जो होती है ये होती है PM/Ln/K/60। ये हो जाएगी 2 स्ट्रोक इंजन के लिए। 2 स्ट्रोक जो इंजन होते हैं हमारे पास उसके लिए, ये ध्यान रखना है। और इसके N होते हैं 2 स्ट्रोक में, सेम रहते हैं, क्योंकि प्रत्येक चक्कर में RPM के अंदर जो है पावर स्ट्रोक उत्पन्न होता है, तो इसलिए N जो है यहाँ पर 2 स्ट्रोक के लिए N की वैल्यू सेम रहेगी। और जो हमारे पास 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन है, तो उसके लिए जो N हो जाता है हमारे पास वो होता है N/2 जो RPM होते हैं। तो इसलिए इसकी जो इंडिकेटेड पावर हो जाएगी PM/Ln/K/120। ये जितनी भी पावर आएगी, ये 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के अंदर, ये सारे की सारी पावर जो है इसकी यूनिट होगी किलोवाट के अंदर। वॉट के अंदर, ये सारी किस में है? वॉट के अंदर है इंडिकेटेड पावर। ये बात ध्यान रखनी है, ये इंडिकेटेड पावर वॉट में है। अगर इसको हम निकालें किलोवाट में तो ये IP जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा PM/Ln/K/60,000, यानी कि 1000 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगी किलोवाट के अंदर। और ये पूरे का पूरा हमारा किसमें? SI यूनिट के अंदर है। ये SI यूनिट में IHP निकालने का फॉर्मूला है। अगर आपसे पूछा जाए कि MKS सिस्टम के अंदर IHP निकालेंगे तो उसके लिए IP बराबर PM/Ln/K/4500, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं
मीटर किलोग्राम जो हमारा सिस्टम उसके अंदर पावर, अगर आपसे पूछी जाए एफपीएस के अंदर पावर आईपी क्या होगी, तो वो हो जाएगी PMLANK/33,000। ये बात ध्यान रखनी है। अब ये क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो 2-3 टाइप से बन जाते हैं। कई बार वो प्रेशर, अगर आपको प्रेशर दे रहा है न्यूटन मीटर या बार में तो वो किलोवाट यानी कि एसआई यूनिट के अंदर, अगर प्रेशर की यूनिट केजी पर सेकंड है तो वो एमकेएस में है। अगर मीन इफेक्टिव प्रेशर ही आपको प्रति इंच स्क्वायर में दिया हुआ है तब हमें ये चेंज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम इन फॉर्मूलों से ज्ञात कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखनी है, क्लियर यहाँ पे। और जो मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है यहाँ पे पीएम है, यहाँ पे हमारे पास मीन इफेक्टिव प्रेशर, मीन इफेक्टिव प्रेशर, मीन इफेक्टिव जो प्रेशर है दोस्तों, ये प्रेशर कौन सा होता है, ये प्रेशर होता है पावर स्ट्रोक के दौरान जो है सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर डेवलप हुआ है वो ध्यान रखना है। इसको हम आगे निकालेंगे, नेक्स्ट हम देखते हैं इसी को। इसकी जो यूनिट होती है या तो बार में होगी या होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर में। ये किसमें, एसआई के अंदर, सीजी जो एमकेएस में उसमें केजी पर सेकंड में दिया होगा, यहाँ पर जो है केजी पर सेकंड में होगा, केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में, और यहाँ पर किस में आ जाएगा, पाउंड प्रति इंच स्क्वायर के अंदर हो जाएगा। ये ध्यान रखना। एल है यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रोक, लेंथ ऑफ स्ट्रोक जो है यहाँ पे ये ध्यान रखनी है। और ए है यहाँ पे एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ सिलेंडर, और ये आप निकाल सकते हो पाई/4 डी स्क्वायर से। और यहाँ पे जो एन है वो है हमारे पास रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट होते हैं, ये बात हमें पता है। एन यहाँ पे आरपीएम। अब यहाँ से देखिए के है यहाँ पे बच्चों नंबर ऑफ दोस्तों सिलेंडर, नंबर ऑफ सिलेंडर। अगर के की वैल्यू नहीं दी हुई, सिंगल सिलेंडर इंजन है तो वो एक ही रहेगा, ये बात ध्यान रखनी। मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए के का यूज किया जाता है। और एन जो होंगे हमारे पास, एन क्या हो जाएंगे, 2 स्ट्रोक इंजन जो होगा उसके लिए एन जो है एन रहेगा, और 4 स्ट्रोक इंजन के लिए n/2 लेंगे हम, यहाँ तक ध्यान रखना है। ये होगी हमारे पास IHP। IHP जो है सिलेंडर के अंदर उत्पन्न होती है, वो ध्यान रखनी है। IHP जो होती है इंडिकेटेड हॉर्स पावर होती है, सिलेंडर में उत्पन्न होती है। इंडिकेटेड डायग्राम से इसे ज्ञात किया जाता है। इंडिकेटेड डायग्राम का एरिया जो है हम प्लेनीमीटर से ज्ञात करते हैं। मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है, ये सारी चीजें यहाँ पे डेवलप होती हैं। और IHP जो है मैक्सिमम पावर होती है इंजन के सिलेंडर में उत्पन्न, ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। चलिए आगे, चलिए अब हम बात करते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर। अब हम देखते हैं जो हमारे पास P है, मीन इफेक्टिव प्रेशर जो होती है उसको किस तरह से ज्ञात करते हैं हम। मीन इफेक्टिव प्रेशर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन इफेक्टिव प्रेशर, मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, ये होता है जो प्रेशर होती है ऑटो साइकिल जो होती है उसमें मीन इफेक्टिव प्रेशर। देखो ऑटो साइकिल में क्या होता है, 1 से 2 कंप्रेशन, उसके बाद हीट सप्लाई, उसके बाद 3 से 4 एक्सपांशन, 4 से 1 हीट रिजेक्ट। तो जो प्रेशर होता है P मीन जो होता है ये P2/P1, यानी कि ऑटो साइकिल के अंदर जो है P2/P1 जो है इसके रेशियो के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है PM प्रेशर। और जो PM प्रेशर होता है ये क्या होता है, वर्क डन पर साइकिल, वर्क डन पर साइकिल अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम, ये ध्यान रखनी है। वर्क डन पर साइकिल स्वेप्ट वॉल्यूम। और PM जो है वर्क डन हमारे पास क्या होती है, देखो वर्क डन क्या होती है हमारे पास, वर्क डन क्या पढ़ते हैं हम, PdV। तो यहां से देखो ये V1 की कंडीशन है, यहां से V2 की कंडीशन है, ये हो जाएगा हमारे पास स्वेप्ट वॉल्यूम। और ये क्या हो जाएगी, TDC से BDC क्या होती है हमारे पास, स्ट्रोक लेंथ। तो यहां से हम निकालेंगे तो P V1 माइनस V2, तो P को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा वर्क डन अपॉन
VS, ये लिख सकते हैं हम PM को। जहाँ हम लिख सकते हैं PM क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ इंडिकेटर। ये एरिया ऑफ, ये इंडिकेटर डायग्राम है जो हमारे बनता है। यहाँ से इनलेट वाल्व ओपन होगी, सक्शन स्ट्रोक होगा, सक्शन होगा एटमॉस्फेयर से भी कम प्रेशर पर, तो ये इनलेट होगा। उसके बाद कंप्रेशन, कंप्रेशन के बाद इग्निशन स्टार्ट, इग्निशन के बाद जो है कंबशन का एंड हो जाएगा। उसके बाद एक्सपांशन, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन, उसके बाद एग्जॉस्ट गैस जो है बाहर चली जाएगी। ये बात ध्यान रखनी है। तो PM हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम अपॉन बेस लेंथ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम इनटू स्प्रिंग स्टिफनेस, स्प्रिंग स्केल स्टिफनेस, यानी कि जो स्प्रिंग है उसके स्केल की स्टिफनेस, ये बात ध्यान रखनी है। यानी कि सूचक आरेख का क्षेत्रफल अपॉन सूचक आरेख के आधार की लंबाई इनटू स्प्रिंग स्टिफनेस। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये निकल के आता है PM बराबर A/L इंटू S। ये बात ध्यान रखनी है। ये हो गया हमारे पास एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम, और ये होगी लेंथ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम, और ये होगी स्केल इंडेक्स, स्प्रिंग स्केल इंडेक्स। अब यहां से इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर के अंदर होती है। ये बात ध्यान रखनी है। मीन इफेक्टिव प्रेशर जो आएगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, और स्केल इंडेक्स जो होती है स्प्रिंग स्केल इंडेक्स, इसकी जो यूनिट होती है ध्यान रखना न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, प्रति सेंटीमीटर में होती है। ये बात ध्यान रखनी है। न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर के अंदर होता है स्प्रिंग स्केल, ये ध्यान रखनी है। क्लियर? यहाँ पे मीन इफेक्टिव प्रेशर जो होता है, ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ से समझ में आ गया आपको? तो ये हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम अपॉन बेस लेंथ ऑफ इंडिकेटर डायग्राम इनटू स्प्रिंग स्केल स्टिफनेस। स्प्रिंग स्केल स्टिफनेस जो है इसकी यूनिट न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर ली जाती है। ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको सभी को? क्लियर? यहाँ से चलिए आगे। इसका जो मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है इसका यूज कहाँ पे करते हैं हम? इसका यूज किया जाता है अपने इंडिकेटेड हॉर्स पावर जो है उसके अंदर मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है ज्ञात करने के लिए हम इंडिकेटर स्केल का यूज करते हैं। ये बात ध्यान रखना है। क्लियर? यहाँ पे चलिए एक क्वेश्चन है। एक चीज और ध्यान रखनी है, मीन इफेक्टिव प्रेशर जो होती है ना, ये एक एवरेज प्रेशर होती है। ये बात ध्यान रखनी है। मीन इफेक्टिव प्रेशर को हम एवरेज प्रेशर कहते हैं। मीन इफेक्टिव प्रेशर को हम VS कहाँ से आए ये ध्यान रखना है, स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, एवरेज प्रेशर भी कहते हैं इसे, मीन इफेक्टिव प्रेशर को। ये बात ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। एक सूचक आरेख का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वह उसके आधार की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तथा उसका जो है स्प्रिंग दबाव जो है 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर हो, तो P मीन ज्ञात कीजिए। P मीन ज्ञात कीजिए। ये हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर आपको एरिया क्या दिया हुआ है 20 मीटर स्क्वायर। उसके बाद जो है लेंथ दी हुई है आपको 10 सेंटीमीटर, और उसके बाद जो है स्प्रिंग स्टिफनेस दी हुई है 5 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ये दिया हुआ आपको। तो यहाँ से हम वो फॉर्मूला लगाएंगे PM बराबर A/L इंटू S। तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 5/10। तो ये आ जाएगा आपके पास 10 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई P मीन इफेक्टिव प्रेशर की वैल्यू। यहाँ तक समझ में आ गया आपको सभी को? क्लियर? यहाँ पे ऑटो साइकिल के लिए जो है ये ध्यान रखनी है। क्लियर? यहाँ से चलिए आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये ध्यान रखनी है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। पिछली बार ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चंस।
ठीक है ना। ये सारे पूछे गए हैं 2013 के अंदर MVSI में, ये पूरा फॉर्मूला पूछा गया था, डायरेक्टली दिया गया था, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर यहाँ पे समझ में आ गया सभी को। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज और नोट कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। एक यहां से क्वेश्चन बनता है कई बार, मीन इफेक्टिव प्रेशर, अगर इस टाइप से पूछा जाए, मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ ऑटो साइकिल may be expressed in this form. ऑप्शंस में आपको जो दिया होगा इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास नेट थर्मल एफिशिएंसी इनटू डेल्टा पी अपॉन गामा -1 इंटू R-1। ये बात ध्यान रखनी है, ये भी क्वेश्चन है, एक ध्यान रखना है। नेट थर्मल एफिशिएंसी इनटू प्रेशर में, और जो गामा होता है ये होता है हमारे पास कट ऑफ रेशियो, और R है अपने पास कंप्रेशन रेशियो। ये ध्यान रखनी है, कंप्रेशन रेशियो। यहां तक समझ में आ गया। मीन इफेक्टिव प्रेशर से हम निकालते हैं इंडिकेटेड पावर, लेकिन वास्तविक रूप से मीन इफेक्टिव प्रेशर जो हमारे पास मोर्स टेस्ट होता है, और मोर्स टेस्ट ज्यादातर मल्टी सिलेंडर इंजन में यूज करते हैं। इसके अलावा जो है विलियम लॉ ग्राफ जो है ये यूज किए जाते हैं FHP ज्ञात करने के लिए मोस्टली, और मीन इफेक्टिव प्रेशर हम इससे निकाल सकते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर यहाँ पे। चलिए आगे हम देखते हैं हमारे जो चल रहा चैप्टर विलियम लॉ ग्राफ। विलियम लॉ ग्राफ जो होता है ये होता क्या है, सबसे पहले ध्यान रखना, विलियम लॉ ग्राफ जो है ये ब्रेक पावर या इंडिकेटेड पावर और मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल के बीच बनता है, ये बात ध्यान रखनी है। और ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, और ये एक प्रकार से ग्राफिकल मेथड है, और इसका यूज केवल हम जो है IC इंजनों के लिए करते हैं। जो हमारे पास IC इंजन होते हैं उनके लिए केवल इसका जो है यूज किया जाता है। IC इंजन के अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास, ये ध्यान रखना, CI इंजन लिखना, कंप्रेशन इग्निशन इंजन जो है उनके लिए यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना। इसका यूज किस लिए करते हैं, फाइंड फ्रिक्शन पावर। इसके अलावा डीजल और पेट्रोल इंजन दोनों में यूज कर सकते हैं हम इसको। और इसके अलावा जो है सिंगल सिलेंडर और मल्टी सिलेंडर इंजन, यानी कि IC इंजन जो है, इंटरनल कम्बस्टन इंजन, डीजल और पेट्रोल दोनों में यूज कर सकते हैं इसको, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें तो ये होता क्या है, देखिए कोई भी इंजन है तो उसको हम स्टार्ट करते हैं, तो इस पॉइंट से उसको हम जो है, ये देखो ये ग्राफ इस प्रकार से है, ये हमारे पास MF की मिनिमम फ्यूल रिक्वायरमेंट, यानी कोई भी इंजन है जब वो स्टार्ट होगा तो इससे कम फ्यूल नहीं ले सकता, और जैसे ही वो स्टार्ट होगा तो उस समय उसकी ब्रेक पावर एकदम से बढ़ेगी, तो इससे कम वो फ्यूल नहीं ले सकता। उससे पहले भी उसमें क्या है, फ्रिक्शंस होते हैं, इससे कम फ्यूल लेगा तो भी उसमें इतना फ्रिक्शंस जो है लॉस होते हैं, ये ध्यान रखना है। जब भी कोई इंजन स्टार्ट होगा उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इस स्थान से फ्यूल इतना लेगा ही लेगा, और ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ये बात ध्यान रखनी है। विलियम लॉ ग्राफ IC इंजनों में यूज करते हैं, डीजल और पेट्रोल, सिंगल और मल्टी सिलेंडर इंजनों में यूज किया जाता है, ये बात ध्यान रखनी। इसके बाद जो हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, मोर्स टेस्ट। मोर्स टेस्ट जो होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोर्स टेस्ट जो होती है दोस्तों, इसका हम यूज करते हैं CI और SI। CI और SI जो है दोनों टाइप के मल्टी सिलेंडर इंजनों में यूज किया जाता है। मल्टी सिलेंडर इंजन जो है उसमें यूज करते हैं हम इसका मोर्स टेस्ट का, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। दूसरा, इसका यूज कहाँ पे करते हैं हम, इसका मोस्टली यूज किया जाता है FHP निकालने के लिए। FHP जो है ज्ञात करने में यूज करते हैं। देखना,
ध्यान रखना। इंडिकेटेड पावर जो है उसको ज्ञात करने के लिए हम मीन इफेक्टिव प्रेशर इंडिकेटर डायग्राम का यूज कर रहे थे, लेकिन एफएचपी ज्ञात करने के लिए मोस्टेस्ट और विलियम लॉ ग्राफ भी जो है एफएचपी जो है अपने पास फ्रिक्शन हॉर्स पावर जो है उसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, दूसरा इंजन की जो स्पीड होगी, इंजन स्पीड इसके अंदर रखी जाती है कांस्टेंट रखी जाती है और इंजन को फुल थ्रोटल कर दिया जाता है, उसके थ्रोटल को खोल दिया जाता है। अब देखिए होता क्या है ये, उसको हम समझते हैं। यहां पर देखिए ये है हमारे पास फ्लाईव्हील, ये सिलेंडर बने हुए हैं, फर्स्ट सिलेंडर, सेकंड ये क्रैंकशाफ्ट है, ये फ्लाईव्हील पर उपलब्ध शक्ति हमारे पास ब्रेक पावर, घर्षण से जो नष्ट होती है एफएचपी, सिलेंडर में मैक्सिमम पावर जो उत्पन्न होती है आईएचपी मैक्सिमम होती है। अब देखिए ये फर्स्ट सिलेंडर है तो इसमें उत्पन्न आईएचपी जो होगा इंडिकेटेड पावर IP1, इसमें उत्पन्न हुई है IP2, इसमें IP3, इसमें IP4, ये इंजन के सिलेंडरों में उत्पन्न हुई है। तो टोटल पावर जो हो जाएगी हमारे पास इन सब का क्या हो जाएगी, योग हो जाएगी टोटल इंडिकेटेड पावर, उसमें से कुछ फ्रिक्शन लॉस होंगे, जो ब्रेक पावर मिलेगी हमें ये। इसके लिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, डायनमोमीटर लगा होता है और आरपीएम जांचने के लिए हम यूज करते हैं टैकोमीटर का। टैकोमीटर जो होती है उससे इसके आरपीएम भी टेस्ट कर लेते हैं। जब सारे सिलेंडर यानी कि सीआई और एसआई इंजन है तो मोस्ट टेस्ट मल्टी सिलेंडर इंजनों में यूज किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, पहले इंजन को स्टार्ट करके डायनमोमीटर से उसकी टोटल ब्रेक पावर ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, बारी बारी से प्रत्येक सिलेंडर के स्पार्क प्लग को कट करते जाते हैं। जैसे ये फर्स्ट सिलेंडर है, इसके स्पार्क प्लग को हमने कट कर दिया और बाकी सिलेंडर्स के अंदर क्या होगा, आईएचपी उत्पन्न होगा। तो उस समय जो आईएचपी उत्पन्न होगी वो हमारे पास जो होगी वो इस समय ये आईएचपी उत्पन्न होगी, क्योंकि इसकी आईएचपी जो है इंडिकेटेड पावर क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि इसको कट किया। लेकिन ये सिलेंडर के अंदर पिस्टन अप डाउन कर रहा है तो यहाँ पे एफएचपी सेम रहेगी, फ्रिक्शनल तो हो रहा है इसलिए फ्रिक्शन लॉस यहाँ पे सेम रहेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। इसलिए हम लिख सकते हैं टोटल पावर जो जब चारों सिलेंडर वर्क कर रहे थे इतनी उत्पन्न हुई। उसके बाद आईपी टोटल क्या होती है, फ्रिक्शनल पावर और ब्रेक पावर का क्या होता है, योग होता है ये हमारे पास, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद इधर देखिए आईपी क्या हो गया हमारे पास, एफपी और बीपी का योग। जब हमने सिलेंडर फर्स्ट को कट किया तो सिलेंडर फर्स्ट की आईपी क्या हो गई, 0। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं सिलेंडर फर्स्ट की आईपी 0 हो गई हमारे पास, IP1, IP2, IP3, IP4 करेंगे तो सिलेंडर फर्स्ट की 0, IP2, IP3, IP4 बराबर, यानी कि ये उस समय इंडिकेटेड पावर उत्पन्न होगी जब सिलेंडर फर्स्ट जो है कट है तो ये किसके बराबर है, FP प्लस BP के। तो IP2, IP3 और IP4 माइनस FP बराबर BP, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये है जिस समय सिलेंडर में चारों सिलेंडर IP उत्पन्न कर रहे थे उस समय IP1, IP2, IP3, IP4 माइनस FP बराबर BP, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड को फर्स्ट में से लेस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो इसलिए ये कट जाएगा तो हमारे पास IP बराबर क्या बच गया, BP बराबर माइनस BP1, ये हो गया। ये कौन सी होगी, जब हमने कट किया कौन सा, नंबर 1 सिलेंडर। जब हम सेकंड सिलेंडर को इस प्रकार से प्रत्येक सिलेंडर को फिर दूसरी बार इसके सिलेंडर को कट कर देंगे तो इसकी आईपी जो है 0 हो जाएगी, ये चलते रहेंगे 3 सिलेंडर। फिर इसी प्रकार से IP3 जो है इसकी 0 हो जाएगी, IP2, IP3, IP4 BP बराबर FP के बराबर हो जाएगी। इस प्रकार से बारी बारी से काटते रहेंगे। अब एसआई इंजन है तो इसमें स्पार्क प्लग की सप्लाई को कट कर देते हैं। कंप्रेशन इग्निशन इंजन है तो उसमें इंजेक्टर को बाहर निकाल देते हैं, उसकी फ्यूल सप्लाई को जहां हम बंद कर देते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद देखिए ये सेकंड सिलेंडर में उत्पन्न आईपी है, यह है थर्ड सिलेंडर को कट करने पर जो हमारे पास इंडिकेटेड पावर उत्पन्न हो रही है, और IP4 है जो सिलेंडर 4 को कट करने पर उत्पन्न हो रही है। ब्रेक पावर सभी में ये टोटल ब्रेक पावर थी जब चारों सिलेंडर वर्क कर रहे थे। जब एक एक सिलेंडर को कट करेंगे तो उसकी ब्रेक पावर क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, ये बात ध्यान रखनी है। उसको हम डायनमोमीटर से नोट करते जाते हैं। यही मोर्स टेस्ट है जिससे हम FHP ज्ञात करते हैं, स्पीड कांस्टेंट रखी जाती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है,
in a Morse test for 2-stroke 2-cylinder SI engine, the brake power was 9.9 kilowatt, whereas the brake power of individual cylinder with spark cutoff, जब हमने 2 सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन के स्पार्क प्लग को कट किया बारी बारी से, तो एक सिलेंडर में 4.25 किलोवाट उत्पन्न हुआ, दूसरे सिलेंडर से जो है इतनी ब्रेक पावर हमें जो है मिली। तो इस समय जो है पूछा गया मैकेनिकल एफिशिएंसी। अब मैकेनिकल एफिशिएंसी जो होती है हमारे पास वो क्या होती है, ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर इनटू 100, ये हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जब हमने देखा, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ आपको ब्रेक पावर, मैक्सिमम ब्रेक पावर क्या दी हुई आपको 9 किलोवाट दिया हुआ है, जब क्या थे दोनों सिलेंडर जो है वर्क कर रहे थे। उसके बाद ये कह रहा है कि जब हमने फर्स्ट सिलेंडर को कट किया तो उस समय ब्रेक पावर इतनी उत्पन्न हुई, तो उस समय IP1 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, IP1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेक पावर टोटल माइनस BP1। तो यहाँ पे टोटल ब्रेक पावर कितनी है 9 किलोवाट माइनस 4.25 किलोवाट, तो ये आ जाएगा आपके पास जो है 4.75 किलोवाट। ये IP फर्स्ट की वैल्यू आ गई आपके पास, क्लियर। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं IP सेकंड, निकालेंगे तो IP सेकंड हो जाएगा BP माइनस BP2। तो यहाँ पर IP2 बराबर क्या हो जाएगा, टोटल ब्रेक पावर 9 किलोवाट, तो दूसरे सिलेंडर से जो पावर उत्पन्न हुई ब्रेक वो हो जाएगी 3.75 किलोवाट, पीछे बच गया 4.25 किलोवाट, 5 पॉइंट आएगा 5.25 किलोवाट। ये हो गया IP2। IP2 आ गया हमारे पास, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं टोटल IP बराबर क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं IP1 प्लस IP2, IP1 प्लस IP2, यही लिखा हमने, टोटल पावर जो है IP1 प्लस IP2, तो कितनी होगी हमारे पास 4.75 प्लस 5.25, टोटल ये 10 किलोवाट हो गई हमारे पास। टोटल 10 किलोवाट किसकी वैल्यू आ गई, IP की, और ब्रेक पावर हमें दी हुई है। तो एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 9/10 इंटू 100, तो इससे निकालेंगे तो ये आ जाएगी 90% उसकी क्या आ गई, मैकेनिकल एफिशिएंसी। ये बात ध्यान रखनी है, क्लियर। इस प्रकार से बहुत सारे सवाल बनते हैं। मोर्स टेस्ट जो है FHP ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं, विलियम लॉ ग्राफ का भी यूज FHP ज्ञात करने के लिए क्या आता है, एक होता है मॉनिटरिंग टेस्ट, उसका भी यूज हम FHP ज्ञात करने के लिए करते हैं। 3 चीजें देखिए, FHP हम 3 चीजों से ज्ञात कर सकते हैं। मल्टी सिलेंडर इंजन के FHP के लिए हम इसका यूज करते हैं मोर्स टेस्ट का, लेकिन मोर्स टेस्ट से हम इंडिकेटेड हॉर्स पावर जो है वो अप्रोक्सीमेट IHP हम इससे भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से नहीं। IHP ज्ञात करने के लिए जो है मोर्स टेस्ट यूज करते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेट IHP वास्तविक रूप से ये FHP ज्ञात करने के लिए ही यूज करते हैं, क्लियर। यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। BHP IHP सभी प्रकार की एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस पैरामीटर सभी देखेंगे हम। और जिसने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो भी कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। धन्यवाद।